आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं शोध अभिक्षमता या रिसर्च मेथोडोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो या आपका यूजीसी नेट हो या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें ये क्वेश्चन संभावित रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे। भले ही ये इस तरह से क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन क्राइटेरिया यही रहेगा। चीज़ें आपसे घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है, सिलेबस आपको पता है, ठीक है, सिलेबस आपको पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी। आपने रिसर्च की परिभाषा को पढ़ा, अर्थ को समझा, उद्देश्यों को पढ़ा, विशेषताओं को पढ़ा, है ना, और प्रकारों को पढ़ा। चीज़ वही है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि घुमाने वाले होते हैं। आता हमें सब कुछ है, लेकिन जब चीज़ें घुमा के पूछी जाती हैं, है ना, तो वो चीज़ें क्या गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये सीरीज चलाई जा रही है, या कह लें जो रिसर्च मैथोडोलॉजी के जो मॉक पेपर आपको कराया जा रहा है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं या अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, है ना, तो उनको यहाँ पे लाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए जो ये क्लास है उसमें जितने भी रिसर्च मैथोडोलॉजी संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस, चाहे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई परीक्षा हो, या यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, उसमें से ये छांटे गए हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो ये जो क्लास है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर क्या है आप किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को देना जा रहे हो, चाहे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में जाएं, है ना, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी में जाएं। रिसर्च मैथोडोलॉजी तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कराने का उद्देश्य इतना ही है कि आप इन क्वेश्चनों के आधार पर अपनी रिसर्च मैथोडोलॉजी को पक्का करें। मैं फिर से आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन हैं हमने प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको छांटा है, प्लस सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से इनको लिया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, शोध की प्रक्रिया में परिकल्पना के निर्माण के बाद आता है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। देखिए सरल क्वेश्चन लग रहा है अभी आपको। अब उद्देश्य अब जिसकी जो ऑप्शन है वो एक बार पढ़ के देखते हैं। पहला इसमें जो ऑप्शन है ए, उद्देश्य अभिकथन, आंकड़ों का विश्लेषण, या शोध यंत्रों का चयन, या आंकड़ों का संग्रह, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम वो समझें। अगर आपने परिकल्पना पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें एक ऑप्शन कौन सा सही है। लेकिन देखिए सारी चीज़ें क्या हैं, एक जैसी लग रही हैं, समरूपता है ना सभी ऑप्शनों में। अब इसमें जो महत्वपूर्ण ऑप्शन हमें उचित लग रहा है उसको हमें छांटना है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि शोध की प्रक्रिया में परिकल्पना के निर्माण के बाद आता है, क्या आता है, उद्देश्य के अभिकथन आता है, या आंकड़ों का विश्लेषण आता है, या शोध यंत्रों का चयन आता है, या आंकड़ों का संग्रह। सीधी सरल भाषा में कहें कि परिकल्पना का जब निर्माण हो जाता है तो शोधार्थी आगे कौन सा कार्य करता है। अगर आपने शोध के चरण या सोपान पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। जब परिकल्पना बन जाती है तो क्या है, आंकड़ों को क्या है हम एकत्रित करते हैं। तो क्या आएगा इसमें, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, ठीक है। देखिए आपके जो ऑप्शन हैं आपको सभी सही लग रहे होंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाते हैं, पर हमें सटीक उत्तर को देना है ना। बेसिक क्वेश्चन है, गलतियां ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में ही होती हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि बेसिक क्वेश्चन में ही ज़्यादा बच्चे फंसते हैं, टफ में तो इतना नहीं फंसते हैं पर बेसिक में ज़्यादा फंस जाते हैं। आते वो चीज़ भी क्या है गलत करके चले जाते हैं, तो वो गलती यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुस्तकें और अभिलेख आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत हैं, यानी कि जो पुस्तकें और अभिलेख है वो कैसी शोध के प्राथमिक स्रोत कहे जा सकते हैं। तो अगर आपने शोध के प्रकार पढ़े होंगे आप आसानी से जवाब दे देंगे, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। ऑप्शन आ रहा है आपका सहभागी शोध के, या ऐतिहासिक शोध के, या नैदानिक शोध के, या अनुभवजन्य शोध के। तो अगर बात करें पुस्तकें और अभिलेख
जब हम कोई एक ऐतिहासिक चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो उसके जो तथ्य हैं वो हम कहाँ से ढूंढते हैं? पुस्तकों से ढूंढते हैं, है ना, वहीं से तो ढूंढते हैं। और जो अभिलेख हमें मिलते हैं उन्हीं से तो हम ढूंढते हैं। तो ये किसका प्राथमिक स्रोत है? आपके ऐतिहासिक स्रोत का। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, अब देखिए आपने ऐतिहासिक स्रोत पढ़ ली, अब बात करें नैदानिक शोध क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए नैदानिक शोध जो होती है ये ऐसी शोध होती है जो किसी समस्या के तत्कालिक समाधान हेतु उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नैदानिक शोध कहते हैं। अब बात करें अनुभवजन्य शोध क्या है, तो अनुभवजन्य शोध क्या है? अनुभव के आधार पर जो शोध की जाए, है ना, शोधार्थी खुद तथ्यों को एकत्रित करे, ठीक है, और खुद अनुभव करे। अब देखिए अनुभव जन्य जो शोध है वो ज़्यादातर आपके गुणात्मक शोध से संबंध रखती है। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि गुणात्मक जो शोध होती है वो मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्वव्यापी शोध का अभिप्राय है। क्वेश्चन देखिए, आप इसे समझिए। पूर्वव्यापी शोध का अभिप्राय यानी कि जो पूर्वव्यापी शोध है उसका मतलब क्या है? ठीक है, ऑप्शन आप देख लेते हैं एक बार कि शोध घटना के बाद हो, यानी कि जो पूर्वव्यापी शोध है उसका अभिप्राय ये है कि शोध घटना के बाद शोध की जाए, या शोध घटना के पहले जो शोध की जाए, है ना, या फिर घटना के साथ साथ कोई रिसर्च कार्य किया जा रहा है वो पूर्वव्यापी शोध कहलाएगी, या फिर घटना की संभावना को ध्यान में रखते हुए कोई शोध की जाए तो उसे पूर्वव्यापी शोध कहेंगे। तो आपको इसमें सही ऑप्शन छांटना है। तो देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होंगे कि घटना के पहले जो शोध की जाए, कई लोगों का मानना तो यही होगा, बल्कि क्या है, ये बिल्कुल गलत है। आपका सही ऑप्शन होगा कि घटना के बाद जो शोध की जाएगी, है ना, वो हमारी कहलाएगी शोध। कौन सी शोध कहलाएगी? पूर्वव्यापी शोध। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? शोध घटना के बाद में होने वाली शोध को पूर्वव्यापी शोध कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अनुसंधान को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास के रूप में किसने परिभाषित किया है? अब ये कथन है, किस विद्वान ने इस कथन को दिया उसके बारे में बताना है। और मैंने जब रिसर्च एप्टीट्यूड में पहला ही जो चैप्टर कराया था उसमें मैंने आपको देखिए 3-4 परिभाषाएं कराई थी जो महत्वपूर्ण थी तो वो छोटी छोटी है ना, पर वो महत्वपूर्ण थी। तो उनमें से देखिए मैंने एक ये परिभाषा भी कराई है। तो देखिए सीधे सीधे देख लेते हैं कि किसने ये परिभाषा दी। टॉम एंड जेरी ने, या रॉस टेलर ने, या डब्ल्यू टेलर ने, या रेडमैन और मोरी ने। तो किसने दिए? रेडमैन और मोरी ने। ठीक है, याद करेंगे। ये कथन बहुत सरल है पर विद्वानों को भी याद रखना है आपको, तभी क्या है आप सटीक उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे कि एक छोटे से हिस्से पर किए गए प्रेक्षणों के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाने को कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा गया है कि एक छोटे से हिस्से पर प्रेक्षणों के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाने को कहते हैं। ये कौन सा अनुमान कहलाएगा? निगमनात्मक अनुमान कहलाएगा, या आगमनात्मक अनुमान कहलाएगा, या उद्देश्य अनुमान कहलाएगा, या छद्म अनुमान कहलाएगा? देखिए पहले क्वेश्चन को समझें कि एक छोटे से हिस्से पर किए गए प्रेक्षणों के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाने को कहते हैं। देखिए मैंने आपको निगमन आगमन विधि पढ़ाई है शोध में, है ना। अब आप लोग कहोगे कि इनका इस क्वेश्चन से क्या संबंध है? संबंध वही है। देखिए अर्थ वही निकल रहा है, शब्द बदल जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है, आगमन है आपका, ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर क्या कहलाएगा आपका? आगमन।
वहीं निगमन में क्या है, उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, सामान्य से विशेष की ओर। अब देखिए चीज को समझें, इसमें क्या कहा गया कि एक छोटे से हिस्से पर किए गए प्रेक्षणों के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाना। यानी कि अगर हम आगमन पद्धति का प्रयोग करेंगे तो देखिए विशेष यानी कि जो चयनित इकाइयां हैं उनको चुनेंगे, ठीक है, जो उचित इकाइयां हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग ही हम उनका अध्ययन सामान्य ज्ञान के रूप में करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, आगमनात्मक अनुमान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, तो एक्स्ट्रा सोचने में भी क्या क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो भी नहीं करना है आपको। चलते हैं आगे। निम्न में से किस स्थिति में परिकल्पना के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है? यानी कि किस स्थिति में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है? उदाहरण देखें, प्रयोगात्मक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, खोजी ऐतिहासिक अध्ययन या सर्वेक्षण अध्ययन। तो देखिए अगर आपने रिसर्च पढ़ी है तो सीधे सीधे आपको पता चल रहा होगा कि आप ये देखिए प्रयोगात्मक अध्ययन हो या सामान्य अध्ययन हो या सर्वेक्षण अध्ययन हो, इसमें क्या है, आपकी परिकल्पना का प्रयोग होना ही होता है। लेकिन क्या है, जो आपकी ऐतिहासिक जो शोध होती है उस पर आपकी परिकल्पना नहीं चलती है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सी। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर एक पुस्तक दी गई है, उसके विद्वान कौन है उनके बारे में आपको बताना है कि मेथड्स इन सोशल रिसर्च, पुस्तक के लेखक कौन है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये आपको याद ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्टर्स में ये राइटर हमने पढ़े होंगे, चाहे वो सोशोलॉजी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, है ना, तो उसमें आपने पढ़े ही होंगे। तो अब इसमें क्या बताया है कि विद्वान कौन से हैं, पहले आपके आ रहे हैं गुडे और हॉट, कैलिंगर, टॉड, ब्लिंकसन। तो कौन है इसमें आपके इस पुस्तक के लेखक? गुडे और हॉट। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस अवधारणात्मक ढांचे का नाम क्या है जिसमें अनुसंधान किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। अनुसंधान डिजाइन, अनुसंधान प्रतिमान, अनुसंधान का सारांश, अनुसंधान परिकल्पना। ठीक है, इसमें से जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है हमें वो देखना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लें कि उस अवधारणात्मक ढांचे का नाम क्या है जिसमें अनुसंधान किया जाता है। देखिए सीधी सीधी बात इसमें कही गई है कि इसमें ढांचा लिया है, ढांचा यानी कि प्रारूप। ठीक है, तो प्रारूप से कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गई होगी कौन सा ऑप्शन इसमें सही जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? अनुसंधान डिजाइन। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए बात कहें तो बहुत सीधी कही गई है, बस फर्क क्या है, इसे घुमा दिया गया है। घुमा दिया इन द सेंस ये है, शब्दों का हेरफेर कर दिया गया है, पर दो शब्द बिल्कुल नहीं बदले हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है, आगमन निगमन को समझा है, तो आप इसको बता सकते हैं, है ना। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आगमन में क्या होता है। आगमन निगमन आप रट ही लीजिए, ये किसी ना किसी पेपर में पूछा तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आगमन में मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया कि जब विशेष से हम क्या है सामान्य की ओर जाएं, आगमन। निगमन में क्या होता है, जब हम सामान्य से विशेष की ओर जाए, बेसिक से विशेष की ओर जाएं। तो देखिए इसमें क्या कथन कहा गया है, एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं, यानी कि विशेष से क्या है, सार्वभौमिक कथन पर जब आ जाते हैं, तो यानी कि सार्वभौमिक क्या है, सामान्य, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपके आगमनात्मक तर्क के अंतर्गत। सरल क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, पिछली क्लास में भी बताया है मैंने। रिसर्च जब तक मैंने पढ़ाई है, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड जब तक मैंने पढ़ाई है, उसकी 10 क्लासें मैंने ली हैं, उसमें मैंने ये कई बार इस शब्द को उठाया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्लेषण के लिए सामग्री क्या है। क्वेश्चन बहुत सरल है, चारों ऑप्शन एक जैसे ही लग रहे हैं कि विश्लेषण के लिए सामग्री क्या है, आंकड़ा, चर, निर्देशन या समस्या। ठीक है, तो हम विश्लेषण किसका करते हैं, विश्लेषण
किसका करते हैं? जब शोधार्थी तथ्यों को, आंकड़ों को एकत्रित करता है, ठीक है, फिर उनको विश्लेषित करता है कि क्या विशेषता है इस आंकड़े की, इस तथ्य की। तो इसमें देखिए सामग्री क्या है आपकी? आंकड़ा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सरल है, ठीक, पर समझने की ज़रूरत है हमें। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा कि सर्वे एक खालिस्तान है, यानी कि सर्वे एक अध्ययन है। किसका अध्ययन है? अब वो हमें इसमें देखना है। तो विवरणात्मक अध्ययन है, तथ्य सर्वेक्षण का अध्ययन है, विश्लेषण का अध्ययन है, या व्यवस्थित अध्ययन है। तो क्वेश्चन ही देख लीजिए आप ध्यान से कि सर्वे एक तथ्य सर्वेक्षण का अध्ययन है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? बी। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली भरी जाती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं प्रश्नावली से तात्पर्य क्या है। जब शोधार्थी कोई रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है, अब उसे ये पता है कि मैं जिस विषय पर, जिस समस्या पर रिसर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उन सभी सवालों के जवाब मुझे इस व्यक्ति से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या है, शोधार्थी नहीं पहुँच पाता उस व्यक्ति के पास, तो वो क्या है, अपनी एक प्रश्नावली बनाता है, ठीक है, अपने क्वेश्चंस रखता है और वो क्या है, उस व्यक्ति के पास पहुंचा देता है जिसके पास क्या है, उस चीज़ के आंकड़े हों या उसके उत्तर हों। ठीक है, तो इसमें सीधी सीधी बात कहेगी कि प्रश्नावली भरी क्यों जाती है, सॉरी भरी जाती है किसके द्वारा। ठीक है, तो पहली बात प्रश्नावली का प्रयोग होता है कि उत्तर प्राप्त करने के लिए। अब कौन इसका प्रयोग करता है? शोधार्थी करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, है ना, तो वो बात इसमें है। अब देखिए प्रश्नावली भरी जाती है किसके द्वारा? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा? बिल्कुल नहीं, जिसे इसका उत्तर पता होगा वही तो भर सकता है। उत्तरदाता द्वारा? बिल्कुल सही। ठीक है, जो उत्तर देने वाला होता है वही तो प्रश्नावली भरेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किस गैर संभावित निदर्शन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, अभ्यंश निदर्शन, पुंज निदर्शन, व्यवस्थित निदर्शन या स्तरित देव निदर्शन। देखिए ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ोगे तो उसमें निदर्शन आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जैसे न्यायदर्श निदर्शन, यानी कि सैंपल को कैसे इकट्ठा करना होता है, वो चीज़ ये होती है। ठीक है, अब इसमें से सीधे सीधे कहा है कि इनमें से किसी गैर संभावित निदर्शन भी कहा जाता है। अब किसे कहा जाता है? अभ्यंश निदर्शन को कहा जाता है, या पुंज निदर्शन को कहा जाता है, या व्यवस्थित निदर्शन को कहा जाता है, या स्तरित देव निदर्शन को कहा जाता है। तो इसमें किसे कहा जाता है? अभ्यंश निदर्शन को। ठीक है, आपका ऑप्शन सही होगा ए। चलते हैं आगे। अब देखिए फिर से कथन आ रहा है कि किसने कहा कि शोध एक संगठित और व्यवस्थित जांच है। देखिए शोध के बारे में किस विद्वान ने सीधे सीधे एक वाक्य में अपने विचार रख दिए हैं कि शोध एक संगठित और व्यवस्थित जांच है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो अपने आप में ही शोध का सार लिए हुए है, कम शब्दों में ज़्यादा बात कह देना। ठीक है, अब ये कहा किसने है? महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है ना। तो कौन है इसके विद्वान? मार्शल या कार्लिंगर, एम रॉय या फिर पीवीएम। तो कौन है इसके? एम रॉय। ये कथन और किताबें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। अगर कोई ट्रिक आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। अच्छा है कि किताबें और कथन आपसे पूछे जाने हैं, ये आप मान के चलिए। कोई सा भी पेपर हो आपका, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को देख लें, आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को देख लें, आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को देख लें, आपको कथन और किताबें भर भर कर मिलेंगी। और आज का ट्रेंड ही यही है कि कथन और किताबें दी ही जा रही हैं। ठीक है, तो कमान कसी है अपनी कि हम किताबों को याद कर सकें, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं रिसर्च की, और जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, है ना, उनको याद कर सकें। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिया शोध का तात्पर्य है। क्रिया शोध का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए, व्यवहारिक अनुसंधान, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य सहित अनुसंधान, किसी तात्कालिक समस्या हेतु प्रयास, या अधोन्मुखी अनुसंधान। मैंने आपको जब रिसर्च
के प्रकार कराए थे, तो मैंने आपको जो क्रियात्मक जो शोध है, यानी क्रिया शोध जो है, अप्लाइड शोध जो है, उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया था। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसको बताया है, क्रियात्मक शोध को अभी कुछ देर पहले ही बताया। आप पूछोगे अभी कब बता दिया? जब मैंने नैदानिक शोध के बारे में बात की। तो देखिए, क्रियात्मक शोध का दूसरा नाम क्या है? निदानात्मक या नैदानिक शोध है, इसे अप्लाइड शोध भी कहते हैं। तो सीधे सीधे मैंने आपको बताया कि जो क्रियात्मक, नैदानिक, निदानात्मक जो शोध होती है, वो शोध कब की जाती है? जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसका तुरंत हमें क्या है? समाधान निकालना है, यानी कि तत्कालिक समस्या हेतु कोई समाधान निकालना पड़े तो उसे हम क्रियात्मक शोध, अप्लाइड शोध, निदानात्मक शोध, नैदानिक शोध, जो भी कहें वो कहते हैं। तो सीधे सीधे मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। कौन सा सही होगा? सी, किसी तत्कालीन समस्या हेतु प्रयास। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक हो गया, नैदानिक, ठीक है, निदानात्मक, या अप्लाइड शोध। ये जो चारों शब्द हैं वो सिर्फ एक ही हैं, है ना? बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब देखिए, फिर से एक बुक आ रही है, द रोमांस ऑफ रिसर्च की लेखक कौन है? किताब दी गई है। ये क्वेश्चन आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं, जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम से उठाए हुए हैं और किसी ना किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से उठाए हुए हैं, है ना? तो एक बार इनको देखें ताकि आपको बेस पता चल सके कि कैसा पेपर रखा जा रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ठीक है? तो जो विद्यार्थी डीवीआरयू में भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो वो खासकर इस क्लास को देख के जाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने क्या है, जो परीक्षाएं विगत वर्ष हुई हैं उसमें से भी उठाए हैं, ठीक है? तो द रोमांस ऑफ रिसर्च के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पीवी यंग, टेलर, रॉबर्ट सी मेयर या रेडमन और मूरी। तो कौन आएंगे आपके इसमें? रेडमैन और मोरी। रेडमैन और मोरी की मैंने आपको एक कथन भी बताया है, उसे भी जरूर याद करके जाएं आप, है ना? महत्वपूर्ण विद्वान हैं ये। चलते हैं आगे कि सामग्री का सारांश और विश्लेषण सघन सांख्यिकी टेबल पर, प्रिंट हुआ है, टेबल पर प्रदर्शित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सामग्री का सारांश और विश्लेषण सघन सांख्यिकी टेबल पर प्रदर्शित करना कहलाता है, संकेतन कहलाता है, सारणीयन कहलाता है, प्रतिलेखन कहलाता है, संपादन कहलाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके 2022 के बैच में ये पूछा गया है, जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो खासकर से ध्यान से देखें कि सामग्री का सारांश और विश्लेषण सघन सांख्यिकी टेबल पर प्रदर्शन करना कहलाता है, संकेतन, सारणीयन, प्रतिलेखन या संपादन। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सारणीयन, ठीक है? चलते हैं आगे। अनुसंधान प्रकृतिवाद पर आधारित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपको छांट कर कराए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें कि अनुसंधान प्रकृतिवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्षेत्र अनुसंधान पर आधारित है, या वर्णनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, या मौलिक अनुसंधान यानी कि मूल अनुसंधान पर आधारित है, या करें प्रायोगिक अनुसंधान, ठीक है? तो किस पर आधारित है? तो आपकी किस पर आधारित है? ये क्षेत्र अनुसंधान, ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं आगे। शोध का शास्त्रीय रूप है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शोध का शास्त्रीय रूप है। शोध का क्या शास्त्रीय रूप है? अगर आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो, पढ़ा है, समझा है, बता सकते हो। शोध का शास्त्रीय रूप क्या है? ऑप्शन देखें, परीक्षण, मूल सिद्धांत, अवलोकन, व्यक्ति अध्ययन। देखिए, चारों चीजें की जाती हैं। आप परीक्षण भी करोगे, कोई ना कोई सिद्धांत को भी अप्लाई करोगे, अवलोकन भी करोगे, और किसी न किसी व्यक्ति का या किसी घटना का आप अध्ययन भी करोगे, ठीक है? लेकिन शास्त्रीय रूप अगर हम देखें तो शोध करी क्यों जाती है?
शोध करी क्यों जाती है? कुछ नया खोजने के लिए, जो शोध हो चुकी हैं उनका परीक्षण निरीक्षण करने के लिए। अच्छा, ये चीज़ जो करी गई है वो क्या हमारे समाज पर क्या प्रभाव डालती है, और अभी वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, और यदि हम अभी कोई शोध कार्य करना चाह रहे हैं किसी समस्या को लेकर, तो वो हमारी जो शोध है वो कैसे परीक्षण में उचित बैठेगी, है ना, कैसे प्रासंगिक बनेगी। तो प्रासंगिक कैसे बनेगी, हमें कैसे पता चलता है कि प्रासंगिक है? जब हम किसी समस्या का, किसी घटना का निरीक्षण या परीक्षण करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, शोध का दूसरा रूप ही क्या है? परीक्षण करना, निरीक्षण करना। जो कार्य हो चुका है क्या वो उचित है, जो कार्य मैं कर रही हूँ वो कितना उचित है, कितना अनुचित है ना। परिकल्पना का जब हम निर्माण करते हैं तो परिकल्पना का निर्माण तो हम एक रूपरेखा तैयार करने के लिए करते हैं कि हम ऐसे रिसर्च करेंगे, ऐसे ऐसे ये होगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि परिकल्पना प्रभावी कब होगी? जब हम उसका परीक्षण करेंगे कि जो मैंने सोचा कितना प्रभावी रहा, है ना, और मेरे से पहले जो सीनियर्स ने काम किया वो आज के समय में कितना प्रभावी है। तो वो चीज़ कैसे परीक्षण ही तो करते हैं, कितना सही है कितना गलत। तो इसके सीधे सीधे आंसर निकल के आ रहा है आपका परीक्षण। शास्त्रीय रूप से कौन है आपका? शोध का परीक्षण। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिक्षण अनुसंधान के जनक कौन है? कौन है? ऑप्शन डेविड बर्लिनर, एन एल गार्ज, डोनाल्ड डी कैंपवेल या हार्वर्ड। अगर ऑप्शन में हार्वर्ड, हंट, मॉरिसन आए तो बच्चे ज़्यादातर उन्हें ही करके आएंगे। क्यों करके आएंगे? क्योंकि टीचिंग से वो अपना संबंध रखते हैं, अपना अपना सोचने का तरीका है, तो चीज़ हमारे वहीं पर जाती है ना। जब हम किसी स्पेशल विद्वान को किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए ही जाने, शिक्षण के स्तरों के लिए ही तो जानते हैं तीनों लोगों को हम। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन सीधे ये कह रहा है कि शिक्षण अनुसंधान के जनक कौन है, तो हमारा दिमाग वहीं पर क्लिक करेगा, क्योंकि टीचिंग में इन्होंने स्तर दिए हैं तो कहीं ना कहीं परिभाषा ये भी दे सकते हैं, वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चीज़ याद करनी पड़ेगी। यहाँ तो हम कोई ट्रिक बता ही नहीं सकते आपको कि आप ऐसे याद कीजिए, आपको तो ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी। तो सीधे सीधे अगर मैं इसमें उत्तर बोलूँ कि शिक्षण अनुसंधान के जनक कौन हैं, तो आपके कौन हैं? एन एल गार्ज। एन एल गार्ज याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, फिर से आपको याद दिला देते हैं। चलते हैं आगे। प्रेरणात्मक अनुसंधान का संबंध शोध के किस प्रकार से है? क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऊपर के 3 ऑप्शन तो इस एक जैसे ही लग रहे हैं, है ना। मात्रात्मक, क्योंकि हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि मात्रात्मक से इसका संबंध हो ही नहीं सकता। कन्फ्यूजन हमारी कहाँ होगी? वर्णनात्मक में और गुणात्मक में। तो प्रेरणात्मक, यहाँ पे वर्णनात्मक गलत लिखा हुआ है, सही कर देते हैं, वर्णनात्मक। ठीक है, कि प्रेरणात्मक अनुसंधान का संबंध शोध के किस प्रकार से है? ऑप्शन देख लें, वास्तविक शोध से, वर्णनात्मक शोध से, या गुणात्मक शोध से, या मात्रात्मक शोध से। तो मैंने आपको जब गुणात्मक मात्रात्मक रिसर्च के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत ही क्लियर ये सरल शब्दों में बताया था कि गुणात्मक से तात्पर्य मानवीय संवेदनाओं, मानवीय क्रियाविधियों, परंपराओं, मान्यताओं से होता है। ठीक है, जब हम किसी सामाजिक समस्या पर रिसर्च करते हैं, तो देखिए सामाजिक समस्या पर रिसर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है? कोई भी समस्या समाज में उत्पन्न हो रही है, समाज किससे मिलकर बना है? मनुष्यों से बनकर बना है। मैकाइवर पेज यही तो कहते हैं कि समाज मनुष्यों का जाल है, मानवीय संबंधों का जाल है, ये तो कहते हैं दोनों। तो सीधे सीधे कोई भी समाज बना है, मनुष्यों से बनना है। समाज में कोई घटना घटित होती है तो वो किसके कारण घटित होती है? मानवीय संवेदनाओं के कारण। कोई भी क्राइम होता है या तो कोई गुस्से में करता है या जलन में करता है। ठीक है, तो जो भी क्राइम हो रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई थॉट रहते ही हैं, विचार रहते ही हैं। ठीक है, तो ये सीधे सीधे संबंध किससे रख रहे हैं? आपके गुणात्मक रिसर्च से रखते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मात्रात्मक, जब हम किसी फैक्ट की बात करते हैं, सिद्धांत की बात जब हम करते हैं,
ठीक है, तो वहाँ पर मात्रात्मक चीज का प्रयोग होता है, रिसर्च का प्रयोग होता है, सॉरी। उसके बाद अब सीधे सीधे देखिए प्रेरणात्मक। प्रेरणा क्या है? मानवीय संवेदना ही तो है। प्रेरणा, उत्साह, प्रेम, ये सब क्या है? मानवीय संवेदना तो है। तो ये देखिए प्रेरणात्मक अनुसंधान का संबंध किससे है? गुणात्मक से। याद रखेंगे इसे, सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कोई भी संवेदना दी हो, अगर मानवीय संवेदना दी हो, मान्यता दी हो, परंपरा दी हो, आप गुणात्मक ही करके आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। शोध का दूसरा चरण। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिसर्च के सोपान चरण आप एकदम से याद कर लें, भूले ना। कोई सा भी एग्जाम, कोई सा भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। मैंने पिछली क्लास जो आपको कराई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 2022 में पीएचडी एग्जाम जब हुआ था, उसका पेपर मैंने अभी सॉल्व कराया आपको। तो उसमें देखिए शोध का चरण उसमें पूछे गए थे, और कितने चरण होते हैं ये भी पूछा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान करके रखें, आपको शोध के सारे चरण याद करके रखने हैं। दूसरा चरण हमें इसमें बताना है। पहला चरण देखिए क्या है? शोध समस्या का चयन। दूसरा ऑप्शन दिया परिकल्पना, शोध प्रारूप, साहित्य समीक्षा। अब देखिए ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि सबसे पहला तो याद ही होता है कि अगर हम रिसर्च करनी है तो सबसे पहले हमें शोध समस्या का चयन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, फिर माइंड में क्या आता है? कुछ लोग सोचते हैं कि इसके बाद क्या है, शोध प्रारूप को ले लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि परिकल्पना, लेकिन ये गलत है। तो सबसे पहले हम एक सीरियल में इसको याद कर लेते हैं, तब आप आसानी से बता सकते हो, उत्तर आपको यहीं पे मिल जाएगा। पहला चरण जो आपका आएगा शोध समस्या का चयन, ठीक। उसके बाद आपकी आएगी साहित्य समीक्षा, साहित्य समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा परिकल्पना। तीसरा चरण है आपका परिकल्पना। उसके बाद चौथा चरण है आपका शोध प्रारूप, शोध प्रारूप। उसके बाद है आपका न्यायादर्श यानी कि तथ्यों का एकत्रीकरण या सैंपल को इकट्ठा करना, या प्रतिदर्श चयन, प्रतिदर्श चयन, ठीक है। उसके बाद शोध प्रस्ताव लेखन, शोध प्रस्ताव लेखन, शोध प्रस्ताव लेखन। उसके बाद क्या है? प्रदत्तों का एकत्रीकरण, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, एकत्रीकरण। फिर उसके बाद संश्लेषण विश्लेषण, जब तथ्यों को एकत्रित कर लिया गया है उसके बाद क्या है, हम इसका समानता के आधार पर संश्लेषित करेंगे और विशेषता के आधार पर क्या है, विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण, ठीक है। और लास्ट में हमारा बचता है रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट लेखन, जो थ्योरी हमें प्राप्त हुई, जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये आपके चरण हो गए। तो ऑप्शन आपको इसमें से ही मिल जाएगा कि दूसरा चरण आपका कौन सा है, साहित्य समीक्षा। याद कर लेनी है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। पहला चरण क्या है, जब हम कोई शोध समस्या का चयन करें, उसके बाद क्या है, लिटरेचर रिव्यू दें। अब हमने कोई शोध समस्या चुनी है तो हम उस पर पढ़ेंगे भी तो सही, समीक्षा भी तो देंगे अपनी। अच्छा ये समस्याएं क्यों हैं, हमने इतने लोगों को पढ़ा, ठीक है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। अब मैंने जब इन लोगों को पढ़ा तो इन लोगों ने क्या कमी छोड़ी, समझ रहे हो, क्या कमी छोड़ी, उसको मैं अपनी रिसर्च में दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, वो कहलाता है हमारा लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। इसके बाद परिकल्पना बनती है आपकी, शोध प्रारूप, ठीक है, न्यायादर्श या प्रतिदर्श का चयन, शोध प्रस्ताव लेखन, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, संश्लेषण विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन। ये चरण आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक। चलते हैं आगे। क्रियात्मक शोध के प्रतिपादक हैं, ये कुछ क्रियात्मक शोध जब मैंने आपको पढ़ाई है तो मैंने इनके प्रतिपादक के विषय में भी क्या है आपको बताया है। अगर जिन लोगों ने क्लास देखी होगी वो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन, लेविन, डेविड, मॉरिसन, हंट। तो जब मैंने क्रियात्मक शोध पढ़ाई थी तो मैंने आपको तुरंत ही बताया था कि क्रियात्मक शोध के प्रतिपादक या जनक कहे जाते हैं लेविन। इन्होंने सन 1940 में क्या है, क्रियात्मक शोध की अवधारणा को प्रस्तुत किया, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे।
ऑटो एथनोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, ऐसे अगर कोई आपको एक शब्द मिलते हैं तो उन्हें अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी ही रहती है। और ये क्वेश्चन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उसमें पूछा भी गया है एंट्रेंस एग्जाम में, है ना। तो इस पे अपनी पकड़ बनाए रखें आप। तो ऑटो एथनोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं। नृवंश विज्ञान अनुसंधान, अनुसंधान जो स्वचालित रूप से किया जाता है, या अनुसंधान जो शोधकर्ता स्वयं को कथा के भीतर मजबूती से रखता है, या प्रत्यक्षवादी अनुसंधान जिसमें परिकल्पना का परीक्षण शामिल है। तो ऑटो एथनोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, ये तो आपको तभी याद होगा जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सीधे सीधे इसका उत्तर हम बता देते हैं आपको कि इसका जो अर्थ निकलता है ऑटो एथनोग्राफी का, तो इसका सही ऑप्शन होगा कि अनुसंधान जो शोधकर्ता स्वयं को कथा के भीतर मजबूती से रखता है। ये इसका क्या है? उत्तर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक गैर संभाव्यता नमूनाकरण तकनीक है? देखिए, ये चीज आपको याद रखनी है। हम लोगों को ये लगता है कि न्यायाधीश प्रतिदर्श चयन में से क्वेश्चन नहीं लगेंगे, लेकिन आपने देखा होगा मैंने अभी जो क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें 2-3 क्वेश्चन न्यायाधीश प्रतिदर्श चयन से लगे हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ऑप्शन देखिए कि सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, या स्त्रीकृत नमूनाकरण, या सुविधा नमूनाकरण, या सामूहिक नमूनाकरण। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? सुविधा नमूनाकरण। ठीक है, चलते हैं आगे। शोध डिजाइन की क्या भूमिका है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक शोध समस्या का चुनाव, नमूने का आकार निर्धारित करना, डेटा एकत्रित करना, या किसी अध्ययन के समग्र आचरण का मार्गदर्शन करना। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? डी। अब देखिए, शोध डिजाइन सीधे सीधे इसमें बताया गया है किसी अध्ययन के समग्र आचरण का मार्गदर्शन करना। अब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अपने मन में कोई ना कोई प्रारूप तो हम सोचते ही है ना कि हमें ऐसे कार्य करना है, ऐसे इस सिद्धांत को फॉलो करना है ना। तो वही चीज़ है, जब रिसर्च की जाती है तो शोधार्थी अपने मन में पहले से ही एक प्रक्रिया बना के रखता है ना, उसका प्रारूप बना के रखता है कि हमें पहले ये स्टेप फॉलो करनी है, इसे पार करना है, फिर दूसरी स्टेप पे ऐसे हमें बढ़ना है, कैसे हमें डाटा को कलेक्ट करना है ना, कैसे उसे विश्लेषित करना है, कौन सी विधि अपनानी है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किसमें आएंगी? आपके शोध डिज़ाइन में। तो जो शोध डिज़ाइन है ये आपके ये जो शोध होगी है ना, पूर्ण रूप से उसका क्या है? मार्गदर्शन करती है। चाहे आप कोई से भी पद्धति का प्रयोग कर लें, आप शोध डिजाइन के बिना कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप हड़बड़ी में कोई कार्य करो बिना कोई तकनीक के, बिना कोई आइडिया के, तो वो क्या बिगड़ता ही बिगड़ता है। अगर अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप में कार्य किया जाए, एक रूपरेखा के तहत कार्य किया जाए, तो उसका रिजल्ट भी क्या है? आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, तो वो बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आईसीटी से। अब देखिए, आप कह रहे होंगे आईसीटी से क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कोई सा भी पहलू हो, बिना कंप्यूटर के, बिना इंटरनेट के कोई कार्य हो नहीं सकता। रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी क्या है? आईसीटी का प्रयोग होता है ना। यानी कि शोध में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होता ही होता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बच्चे मार्क्स भी यहीं पे खाते हैं। देख लेते हैं कि इनपुट यूनिट नहीं है, इनपुट यूनिट नहीं है। अब इनमें से कौन सी इनपुट यूनिट नहीं है, उसको हमें छांटना है। कीबोर्ड है, स्कैनर है, बारकोड है, या प्रिंटर। अगर जिनको इनपुट यूनिट के विषय में पता होगा वो आसानी से क्या है इसका ऑप्शन बता सकते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड, स्कैनर और बारकोड ये तो आपका इनपुट यूनिट है, जबकि प्रिंटर जो है आपका क्या है? आउटपुट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है आपका? आउटपुट। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए, आउटपुट यूनिट नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है? आउटपुट यूनिट कौन सी इसमें आउटपुट यूनिट नहीं है, उसको हमें छांटना है।
तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर, प्लॉटर। ठीक है, तो देखिए सीधे सीधे अगर आपने इनपुट यूनिट को पढ़ा होगा, उसकी डिवाइस को पढ़ा होगा, आपको अच्छे से याद होगा कि मॉनिटर, स्पीकर और प्लॉटर, ठीक है, ये आपके आउटपुट यूनिट में आते हैं। यानी कि जो भी इनपुट यूनिट्स हैं, जो भी वो निर्देश दे रही हैं, वो क्या है, उसको प्रदर्शित करते हैं, वही तो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन जो क्या है, आपका इनपुट है, याद रखेंगे। आपको अभी तो सरल लग रहा है, पर यहीं पे गलत होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आप देखिए निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। अगर आपने मेमोरी पढ़ी होगी तो आपने प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी जरूर पढ़ी होगी, है ना। अब तो इसमें देखिए सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित कुछ डिवाइस दिए गए हैं, तो आपको इसमें छांटना है कि इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, या ये सारी ही सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैं। तो फ्लॉपी डिस्क, CD, फ्लैश ड्राइव, है ना। तो जो फ्लैश ड्राइव है एक मात्रा आएगी। तो देखिए ये जितनी भी हैं ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आती हैं। तो उसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, उपयुक्त सभी। अब बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, तो आप सॉफ्टवेयर पढ़ के जाएं, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आपका डिवाइस से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, है ना, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो या डिवाइस यूटिलिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, वो चीज़ आप यहाँ पर देख के जाएं। ऑप्शन दिए हैं विंडोज़, लाइनेक्स, ब्राउज़र, यूनिक्स। तो विंडोज़, लाइनेक्स और यूनिक्स ये आपके क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है, लेकिन जो आपका ब्राउज़र है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ रही है। तो देखिए ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या है, आपको 30 क्वेश्चन रिसर्च मैथोडोलॉजी से कराए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन क्या है, जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, UGC नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हों, वहाँ से उठाए गए हैं। अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। एक और आपको महत्वपूर्ण सूचना मुझे देनी है। पिछली क्लास जो मैंने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय PSG एंट्रेंस एग्ज़ाम बैच 2022 के जो पेपर कराया था, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, ठीक है, DVRU यूनिवर्सिटी जो है आगरा, ठीक है, इसमें क्या है, अपने 3 सेट रिसर्च मैथोडोलॉजी कराए थे, रिसर्च मैथोडोलॉजी से कराए थे। ठीक है, तो पहला सेट मैंने आपको एक करा दिया है। ठीक है, लेकिन जो आपका B और C ये जो सेट है, तो मैं आपको एक बात इसमें बता दूं कि जो मैंने आपको ए सेट जो कराया है वही क्वेश्चन आपके B और C में है। तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने B और C का सेट देखा नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा तो क्वेश्चन सारे वही हैं, बस क्या है नंबर बदल दिए गए हैं। कि जैसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको उसमें कराया था वो आपके 20वें नंबर पे चला गया है, वहीं C में वो 10वें नंबर पे आ गया है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मैम ने हमें सिर्फ एक सेट कराया, क्योंकि क्वेश्चन सारे वही हैं, आप उसका रिवीजन करें। आपके लिए ही तो हमने क्या है मॉक टेस्ट लगाए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं छांट कर, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करें, अगर कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप हमें बताएं। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।